हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 19 मार्च 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज के क्लास में 21 मार्च 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, इसमें कह रहा है इसको हल करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले पूरे सवाल पे नज़र डालेंगे और देखेंगे कि इसको शुरू कहाँ से किया जाना है, ठीक है। इसमें सभी प्रकार के ब्रैकेट का उपयोग हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। ये है लाइन ब्रैकेट, ठीक है, रेखा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक के अंदर क्या है, 2 - 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बचेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग छोटी कोष्टक के पास, तो 3 - 1 करना पड़ेगा। कितना बचेगा, 2। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। फिर आगे भी माइनस है, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। कोष्टक समाप्त हो गया और कोष्टक के अंदर का वैल्यू कितना आ गया है, 3। अब आगे जाएंगे तो यहाँ भाग है और आगे 6 है, तो 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर 1 में इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि 5 घोड़े 9 दिन में 18 क्विंटल जई खाते हैं तो इस दर पर 15 घोड़ों के लिए 66 क्विंटल जई कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे M1D1T1 वाला। यानी कि यहाँ पर M का मतलब क्या हो गया कि कितने घोड़े हैं, तो 5 घोड़े हैं। कितने दिन में खा रहे हैं, 9 दिन में, तो ये दिनों की संख्या। और नीचे देंगे वर्क, यानी कि वर्क कितना, ये 18 क्विंटल जई खाने का काम कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया वर्क। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन को भी इसी तरह से लिखेंगे। 15 घोड़े हैं, 15। यहाँ पर दिनों की संख्या पूछा जा रहा है तो इसको लिख देते हैं हम लोग D2। उसके बाद दूसरा कंडीशन का जो वर्क है कितना है, 66 क्विंटल जय यहाँ पर खाया जा रहा है, तो 66 यहाँ पर नीचे देंगे। इसको कटाइए, आंसर आएगा। 5 से कटाएंगे 3 बार में, 9 से 2 बार में, 2 से इसको कटा दीजिए कितना बार में, 33, और 3 से 11। तो 11 इधर जाएगा तो D2 का वैल्यू हमारे पास आएगा 11 दिन। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इनमें से किससे पूर्णता विभाज्य है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 6 की पावर 61 है, 62, 63, 64, 65 लगातार है, तो हम लोग यहाँ पर जो मिनिमम पावर वाला है उसको कॉमन लेंगे, यानी कि 6 की पावर 61। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बच गया 1। दूसरा पद में क्या बचा, 6 की पावर 61 बाहर लिए तो यहाँ पर 62 है, यानी कि 6 की पावर 1 बचा जिसको हम लोग 6 लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पर 63 है, पावर 61 बाहर ले लिए तो पावर कितना बचा, 6 की पावर 2 बच गया जिसको हम लोग कितना लिखेंगे, 36। उसी तरह से एक एक 6 बढ़ाते जाइए, यहाँ पर 216 हो जाएगा और यहाँ पर 1296, ठीक है। यानी लास्ट में जो आ रहा है कितना आ रहा है, 6 की पावर 4, यानी कि 36 का स्क्वायर 1296 होता है। तो ये तो आ गया 6 की पावर 61। अब कोष्टक के अंदर जो भी वैल्यू है सबको जोड़ेंगे, तो 6 6 12, 6 18, 6 24, 1 25 का 5 रह गया, बचा 2। 9 2 11, 1 12, 12 3 15 का 5 रह गया, बचा 1। 2 1 3, 2 5, बचा कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, लास्ट में 1 है, ठीक है, तो 1 पड़ जाएगा, तो 1555। तो हम लोग यहाँ पर देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर 5 है तो ये 5 का मल्टीपल होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा कि यहाँ पर 6 है, इसका बेस 6 मतलब क्या, 2 तिया 6, तो ये 3 भी आएगा इसमें, ठीक है, और 2 भी आएगा, तो ये इसका मल्टीपल है। अब ऑप्शन के अनुसार हम लोग इसको देखेंगे। ये ऑप्शन में 13, 13 तो नहीं आया है, 11, 11 भी नहीं आया, 15, देखिए 5 तिया 15 आ रहा है, इसका मतलब 15 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यंजक को हल करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, लास्ट में 2 जीरो है और यहाँ पर 2 अंक के पहले पॉइंट है, तो इसको हटा दीजिए इस जीरो के लिए। अब हमारे पास 3 है 5 बार, तो 3 की पावर 5 हो जाता है 243, ठीक है, सभी ऑप्शन में है। लेकिन अब देखेंगे कि दशमलव कितने अंकों के पहले पढ़ना है, तो यहाँ पर आ गया 3 अंक और यहाँ पर आ गया 1 अंक, कुल मिला के 4 अंक के पहले दशमलव पड़ेगा गुणनफल में। तो 1 2 3 4 अंक यहाँ पर है, यहाँ दशमलव है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसको x प्लस 5 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेष ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए शेष ही निकालना तो हम लोग शेषफल पर में से इसको निकाल लेंगे, तो इसके लिए इसको 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया -5। अब ये जो वैल्यू आया x का, यही x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये जो बहुपद हमारे पास दे रखा है, ठीक है। तो पहला x क्यूब है, यानी कि -5 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 125 आएगा। उसके बाद 4x², तो -5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 4 100, प्लस में आएगा। उसके बाद 6x है, यानी कि 6 गुना -5 करेंगे तो माइनस का 30 आएगा। उसके बाद माइनस का 2 है लास्ट में, वो कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
ये कितना आ गया, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो माइनस में 25 आएगा, और ये दोनों भी माइनस में पहले से है, तो 32 और 25 यानी 57 माइनस में जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है, किंतु उस पर 12.5% की छूट प्रदान करता है। यदि उस वस्तु को 875 रुपया में बेचता है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका है रेशियो का उपयोग करें। देखिए, हम लोग कॉस्ट प्राइस को बढ़ाते हैं तो हमारा बनता है क्या, मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। फिर अंकित मूल्य पर जब हम लोग छूट देते हैं तो हमारा बनता है क्या, सेलिंग प्राइस। अगर इन दोनों को हम लोग सक्सेसिव में देखें तो ये एम पी कट जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा हमारा सी और एस, यानी इस तरह से अगर हम लोग इस फॉर्मेट में लिख के इस सवाल को बनाए तो आसान होगा। 25% अधिक अंकित किया है, ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो भी था उसमें 25 बढ़ाया है, तो 25% का फ्रैक्शन लिख लीजिए 1/4। तो यहाँ से 4 का सामान पर जो है वो 5 रुपया अंकित किया है। ठीक है, अब यहाँ पर 12.5% का छूट दे रहा है। बात 12.5% मतलब 1/8, तो यानी कहने का मतलब है कि 8 का सामान पर 1 का छूट दे रहा है, तो कितना में बेच रहा है, 7 में बेच रहा है। ठीक है, तो ये सी पी एम पी फिर एम पी एस पी हो गया। अब यहाँ पर गुना करेंगे, 8 चौके 32 हो गया और यहाँ पर 7 बजे 35 हो गया। तो ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस। जबकि यहाँ सवाल में एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 875, और यहाँ पर आया है 35, तो ये 35 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 875। ये कितना गुना है, 35 दूना 70, और बचा कितना 17, 175, 35 पंचे 175 होता है, तो 25 गुना है। तो इसको भी हम लोग 25 गुना कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 25 दूना 50 और 75 5 80, यानी कि 800 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 10 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 12 महिलाओं को इसे पूरा करने में 10 दिन का समय लगता है। यदि 15 पुरुष और 6 महिलाएं इस कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता है तो इन्हें इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। ठीक है, देखिए 10 पुरुष 10 दिन में, 12 महिलाएं 10 दिन में, यानी यहाँ पर टाइम दोनों का सेम है, तो सीधा सीधा हम लोग कर सकते हैं कि 10 पुरुष द्वारा किया गया काम 12 महिलाओं के द्वारा किया गया काम के बराबर है, यानी कि 10m बराबर यहाँ पर 12 वोमेन कर देंगे, 2 से कटाएंगे 5 बार में, 2 से 6 बार में, तो यहाँ से m और वोमेन का रेशियो आएगा 6/5। ठीक है, अब बात रहा टोटल वर्क निकालने का, टोटल वर्क करना कितना है। तो यहाँ कोई भी कंडीशन से निकाल सकते हैं, हम यहाँ से निकालना है 10 पुरुष है, यानी 10 पुरुष का कार्य क्षमता आया है 6, तो 6 से गुना करेंगे, और इनको लग जाते हैं 10 दिन, तो 10 से भी गुना करेंगे, ये हो गया टोटल वर्क। अब इस वर्क को कौन करेगा, ये देखिए 15 पुरुष और 6 महिला। देखिए 15 पुरुष करेगा तो कितना यूनिट काम होगा, एक पुरुष 6 यूनिट, तो 15 यूनिट, 15 पुरुष 15 छः के 90 यूनिट, और 6 महिलाएं, एक महिलाएं 5 यूनिट, तो 6 महिलाएं 30 यूनिट, तो कुल मिला के 90 + 30 120 यूनिट काम होगा एक दिन में। तो टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे 120 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 काट दीजिए, 6 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, तो 5 दिन जो है इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। आगे बढ़ते, एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से बिना रुके एक निश्चित दूरी तय करता है। ठहराव के साथ उसकी चाल घटकर 50 किलोमीटर रह जाती है। वह प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकता है। ठीक है, देखिए हम लोग इससे सवाल में क्या करते हैं कि देखते हैं कि इस ठहराव के कारण इस आदमी को कितना नुकसान हुआ है एक घंटा में। अगर वो नहीं ठहरता है तो एक घंटा में 60 किलोमीटर जाता है, अगर वो ठहर जाता है तो एक घंटा में 50 किलोमीटर ही चल पाता है, तो यहाँ पर सीधा सीधा 10 किलोमीटर का नुकसान है अगर वो ठहरता है तो। अब मान लीजिए अगर नहीं ठहरे तो यही 10 किलोमीटर की दूरी को किस स्पीड से कवर करता वो, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ओरिजिनल स्पीड से, तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये जो टाइम आएगा आवर में आएगा, तो मिनट में आंसर चाहिए तो 60 से हम लोग आगे गुना कर देंगे, तो 60 कट जाएगा, तो 10 मिनट इस सवाल का जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे, यदि ये दे रखा है तो ए का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद कंपेयर करके ए बी का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको परिमेयकरण करना पड़ेगा, यहाँ माइनस है तो ऊपर में जो गुना होगा वो क्या होगा, √5 + √3 से। ठीक है, आप डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, नीचे इन दोनों का अंतर दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो, नहीं तो आप यहाँ पर लिख के गुना करिए। अब यहाँ पर बन गया क्या, दोनों सेम ही चीज़ है, तो दोनों का इसका होल स्क्वायर हो गया, यानी कि 5 √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, उसके बाद 2ab लगाएंगे, यानी कि 2√15 यहाँ पर हो जाएगा। और नीचे क्या होगा, नीचे किससे गुना करना है, इसी से √5 + √3 से, तो यहाँ पर a - b, यहाँ पर a + b बन रहा है, यानी a² - b² लगाएंगे तो 5 - 3 यहाँ पर बनेगा। तो ये कितना हो गया, 5 3 8 प्लस का 2 √15 और नीचे बन गया हमारा 2, तो 2 से काट दीजिए,
ठीक है, 2 से 4 बार में, ये 2 एक का 2 एक बार में। तो ये वैल्यू आ गया हमारा 4 प्लस रूट 15, जो कि दे रखा है कितना, ए प्लस बी रूट 15 के। अब इसमें जो है हम लोग कंपैरिजन करेंगे। देखिए ए रूट वाला क्या है, 15 यहाँ भी है, तो इसको इसके बराबर कर दीजिए, तो बी का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो बी बराबर 1 हो गया। और दूसरा जो बचा वो ए का वैल्यू हो गया, यानी कि ए बराबर 4 हो गया। ए का मान पूछ रहा है तो 4 हम लोग इसका आंसर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए यदि उसे इस विक्रय मूल्य के आधे मूल्य पर बेचने पर 12.5% की हानि होती है। ठीक है, देखिए 12.5% का फ्रैक्शन मतलब क्या, 1/8। अगर हम लोग यहाँ पर देखें सीपी और एसपी का क्या रेशियो बनेगा, तो 8 का सामान पर 1 का नुकसान हो रहा है, तो कहने का मतलब 8 का सामान कितना में बिक रहा है, 7 में बिक रहा है। ठीक है, ये कब बिक रहा है, जब उसे आधे मूल्य पर बेचा जा रहा है। तो इसका हम लोग ओरिजिनल सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, ये जो 7 है ये आधा है, इसका मतलब ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इसका 2 गुना रहा होगा, 7 का 2 गुना कितना, 14। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि वो होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए जब वो उसे ओरिजिनल प्राइस पे बेच रहा था। तो 8 का सामान यहाँ पर 14 में बिक रहा है, 6 का यहाँ पर प्रॉफिट है, तो 6 का प्रॉफिट है किसके ऊपर, 8 के ऊपर। कटाएंगे 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, 3/4 कितना होता है, 75%। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि x माइनस 1/x ये है तो इसका मान निकालना है। ठीक है, देखिए ये दोनों वैल्यू प्लस वाला अगर दिया रहता तो आराम से निकल जाता, यहाँ माइनस वाला दे रखा तो हम लोग पहले प्लस वाला निकालें, यानी कि x प्लस 1/x क्या हो जाता है, फॉर्मूला क्या होता है, अगर x माइनस 1/x बराबर के रहे तो यहाँ से x प्लस 1/x बराबर हो जाता है रूट अंडर के का स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, प्लस वाला निकालना है +4 कर देंगे, अगर माइनस वाला निकालना रहता तो माइनस का 4 कर देते। ठीक है, तो के मतलब क्या, ये जो दे रखा हमारे पास रूट 21 यही, तो इसका स्क्वायर करेंगे रूट के अंदर, तो रूट 21 का स्क्वायर 21 ही आ जाएगा, उसमें क्या करना है, +4 करना है। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा 21 × 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर चाहिए स्क्वायर वाला, अगर ये बराबर ये है तो स्क्वायर वाला कितना हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बट्टा 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना होता है, के स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 करेंगे तो 23। यही दोनों चीज़ का गुणनफल यहाँ पर पूछा जा रहा है, स्क्वायर वाला और बिना स्क्वायर वाला, तो यहाँ पर दोनों हम लोग निकाल रहे हैं, दोनों को गुना कर दीजिए, 115 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, देखिए 2 नंबर है हमारे पास, कह रहा है कि दूसरी संख्या से 50% अधिक है पहली संख्या। 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है, अगर दूसरी संख्या 2 यूनिट है तो पहला संख्या कितना होगा, 2 से 1 अधिक। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 3। अब कह रहा है दूसरी संख्या पहली से कितना कम है, तो कितना कम है, 1 का कमी है किसके ऊपर, 3 के ऊपर, तो 1/3 कितना होता है, 33 सही, 1/3%। आगे बढ़ते हैं। इसकी माध्यिका निकालना। ठीक है, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखना होगा, तो लिखते हैं यहाँ 16 है, 17, 18, 19, तो 16, 17, 18, 19, उसके बाद है क्या, 20 है, 25 है। ठीक है, 20 है, 25 है, फिर 28 है। ठीक है, उसके बाद आपको 30 है, 35 है, लास्ट में 38 है। कितना हो गया, 4 4 8 तो 10, इधर भी 4 4 8 तो 10। ठीक है, अब यहाँ पर जो है प्रेक्षणों की संख्या सम है, सम जब रहता है तो बीच वाला 2 पद का एवरेज इसका माध्यिका होता है। तो 10 पद में बीच वाला 2 पद चाहिए तो 4 4 पद शुरू से और 4 पद लास्ट से छांटना पड़ेगा, यही दोनों बीच वाला पद है। इन दोनों का माध्य निकालना यानी एवरेज, तो आप समझ सकते हैं कि 20 और 25 के बीच में क्या है, 22.5। ठीक है, मौखिक रूप से आप आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसका माध्य निकालना है तो 20 + 25/2 बेसिक तरीका से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, यदि ये दिया है तो इसका मान निकालना। देखिए दोनों जगह सेम ही चीज़ है, बस फंडा ये है कि यहाँ पर दशमलव लगा दिया इन्होंने, तो इसका वैल्यू तो ये है। अब यहाँ पर कितने अंकों के पहले दशमलव है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हो गया 5 अंक के पहले, यहाँ पर हो गया 3 अंक के पहले, और भाग है, जब भाग देते हैं तो यहाँ पर घटा दीजिए, यानी कि 5 - 3, 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा भागफल में। तो यहाँ देखिए ये इसका भागफल है ओरिजिनल। अब यहाँ पर दशमलव ऑलरेडी लगा हुआ है, 2 अंक और आगे ले जाना तो दशमलव खिसक के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी पॉइंट, यहाँ पर है आंसर 0.231875। ऑप्शन नंबर 4 में सही आंसर है। आगे बढ़ते, ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। लिखते हैं यहाँ पर ए 25 दिन में और बी 20 दिन में कर सकता है।
वे एक साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। तो पहले दोनों का कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। दोनों का एलसीएम 100 यूनिट, इसका टोटल वर्क आएगा 25 से 4 बार में, 20 से 5 बार में। दोनों का एफिशिएंसी निकल चुका है। अब ये जो कह रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, तो दोनों के द्वारा 5 दिन में कितने काम होंगे? 5 गुना दोनों का टोटल एफिशिएंसी, 5 4 9 यूनिट। तो 9 5 45 यूनिट काम जो है 5 दिन में कंप्लीट हो गया। तो 100 में 45 कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना? 55 यूनिट काम बचा। अब कह रहा फिर एक कार्य छोड़ देता है, ठीक है। तो बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा किया? तो शेष काम 55 है, बी का एफिशिएंसी 5 है। तो बी का समय निकालने के लिए 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो जब डिवाइड करेंगे तो 11 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 72, 80 और 88 से विभाजित किया जाने पर क्रमशः ये शेष बचता है, ठीक है। तो ऐसे सवालों में भाजक और शेषफल का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो 72 और 52 डिफरेंस कितना का है? 20 का। अगला 80 और 60 डिफरेंस कितना का है? 20 का। और लास्ट में भी 20 का डिफरेंस है, यानी कि सभी का डिफरेंस यहाँ पर सेम आएगा। तो सबसे पहले निकालना होगा एलसीएम, ठीक है। यानी भाजकों का एलसीएम कितना हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या यहाँ से 88 उठाइए, ठीक है। उसके बाद 80 का क्या है? 8 है, 10 नहीं है, 10 से गुना कर देंगे। उसके बाद 72 का 8 है, ठीक है, 9 नहीं, 9 से गुना कर देंगे। तो इसका जो एलसीएम आया ये आया। गुना करने के बाद कितना होगा? 0 8 9 72 और 72 7 79, यानी 7920। तो वो जो नंबर होगा वो क्या होगा? ये एलसीएम यानी कि 7920, और ये जो डिफरेंस हम लोग निकाले थे वो माइनस करेंगे। तो ये आ जाएगा 7900, इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। आगे बढ़ते। एक मीनार की ऊंचाई 200√3 मीटर है। इसके पाद बिंदु से 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि ये मीनार है हमारा, जिसका ऊंचाई 200√3 मीटर दे रखा है। और यहाँ पर मान लीजिए कि बेस पॉइंट से यहाँ पर जो है ये इसका दूरी है, जो कि कितना है? 200 मीटर, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसको मिलाने के बाद जो ये उन्नयन कोण हमारा बन रहा है थीटा, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर रेशियो लीजिए आप, 200 200 काट दीजिए, तो यहाँ 1 बन गया, यहाँ पर √3 बन गया। और हम लोग जानते हैं कि 1 के सामने वाला 30 डिग्री हो जाता है और √3 के सामने वाला ये हो जाता है आपको 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि इसे 3% उच्च दर पर निवेश किया गया होता तो इस पर ब्याज के रूप में 300 रुपया अधिक प्राप्त होते। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए रेट में देख लीजिए, 3% अधिक रेट पर निवेश करना होता है इसको 2 वर्ष के लिए। तो कितना अधिक ब्याज यहाँ पर इसको मिलना चाहिए? 2 या 6%। जबकि यहाँ पर इसको कितना मिला है? 300 रुपया अधिक मिला है। तो 6% का वैल्यू ये है। इसका मतलब ये कितना गुना है? 50 गुना। मूलधन निकालना है तो 100% का निकालेंगे, तो 100 का भी 500 गुना 50 गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा 5000 रुपया। आंसर ऑप्शन नंबर 4 में है। आगे बढ़ते। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सबसे पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। देखिए आप इसको ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, आसान सवाल है। 900 सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है इसमें, और ये इन सबसे पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ी नंबर 18 उठाते हैं। उसके बाद 15 का 18 में क्या है? 3 है, 5 नहीं है, 5 से गुना लगा देंगे। उसके बाद 6 का 6 है 18 में, और 5 का 5 ऑलरेडी है। 4 का क्या है? 2 है, 2 नहीं है, 2 से गुना कर देंगे। ये हो गया हमारा एलसीएम। अब यहाँ पर देखेंगे इसको अभाज्य गुणनखंड करके कि किसका पेयर बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है। तो 18 को किस तरह से तोड़ेंगे? 3 गुना 2 में, ठीक है। उसके बाद 5 गुना 2 है, इसको लिख देंगे क्योंकि इसको हम लोग नहीं तोड़ सकते। तो ये देखिए 3 का पेयर बना हुआ है, 2 का भी पेयर बना है, 5 का पेयर चाहिए। तो 1 5 से यहाँ पर गुना करना पड़ेगा, और गुना करके हम लोग इसका गुणनफल जो होगा वही इसका आंसर होगा। अब देखिए 25 चौके 100 गुना 9, 900 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा लड़का एक ध्वज दंड से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ध्वज को देखता है तो उसकी आंख से ध्वज के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि ध्वजदंड की ऊंचाई 30 फुट है तो ध्वजदंड से लड़के की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए कि ध्वजदंड है और इसकी ऊंचाई दे रखा है 30 फुट, ठीक है, 30 फुट। अब यहाँ पर मान लीजिए कि कोई लड़का है और इस लड़के से जो है, और यहाँ पर ध्वजदंड के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। यही बात यहाँ पर कह रहा है। तो ये दूरी हम लोग को निकालना है। तो रेशियो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है। 30 डिग्री के सामने कितना होता है? 1 होता है। 60 डिग्री के सामने √3 होता है।
सीधा सीधा √3 का वैल्यू 30 फीट है, तो एक काम लोग को निकालना है, तो क्या करेंगे, 30 को √3 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आएगा, आप इसका परिमेयकरण कर देंगे तो आपको आएगा 10√3 फीट। तो ऑप्शन नंबर 4 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इन सबसे विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। ठीक है, इसको भी ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, 9 घटाने के बाद 3 घटाने के बाद वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इसको इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए, उसमें ये 3 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या उठाते हैं 42, उसके बाद 30 का क्या है इसमें 42 में, तो आप कहेंगे 6 है, 5 नहीं, 5 से गुना कर देंगे। 24 का 42 में और इसमें क्या है, तो आप कहेंगे 6 है, 4 नहीं है, तो 4 से गुना कर देंगे। 18 का क्या है, यहाँ पर 6 है, 3 नहीं है, 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 तिया 12 पंजे 60, 60 गुना 42, 0, 6 दूना 12, बचा 1, 4 6 के 24, 1 25, तो 2520 आया है इसका एलसीएम। उसके बाद यहाँ पर 3 शेष चाहिए, तो वो जो आंसर होगा यानी वो नंबर होगा वो होगा 2520 प्लस का 3, यानी कि 2523। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार खेत को एक बाड़ द्वारा 2 समान भागों में विभाजित किया जाता है जो इसके एक विकर्ण के साथ संपाती है। बाड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सा वर्ग का विकर्ण यहाँ पर पूछा जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर एक वर्ग है इस तरह से, और इस वर्ग को जो है इस तरह से विकर्ण के संपाती एक रेखा यानी बाड़ लगा करके इसको 2 भाग में बांटा गया, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, तो इसी का लंबाई यहाँ पर पूछा जा रहा है। संपाती मतलब क्या, विकर्ण के संपाती है, संपाती मतलब विकर्ण पर ही वो बाड़ लगाया गया है, इसी पर। तो सीधा सीधा इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर दे रखा है, तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, A² जो कि है हमारे पास 2, तो यहाँ से A कितना आ जाएगा, √2। ठीक है, अब चाहिए विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a, यानी कि √2 गुना a हमारे पास है √2 से गुना करेंगे तो 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते। 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो 3 अंकों वाली है, सबसे छोटी संख्या से शुरू करेंगे, 15 सतह 105, तो 105 से स्टार्ट होगा, उसके बाद 112, इसी तरह से ये चलते रहेगा। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट वाला निकालने के लिए आपको सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों वाली 999 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 एक का 7 जाएगा, 2 29 बचा, 7 चौके 28 लगेगा, 1 बचा, 19 हुआ, 7 दूना 14, बच गया कितना 5। ये जो लास्ट में बचा है वही इसमें आप घटा दीजिए, घटाएंगे तो आपको मिलेगा 994, यानी कि लास्ट जो नंबर है सबसे बड़ी वो है 994 जो है 7 से डिविजिबल। ठीक है, अब यहाँ पर n चाहिए, कितने संख्या है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में से फर्स्ट घटाइए, यानी कि 14 में से 5 घटाएंगे 9, और यहाँ 8 पड़ जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा 8, यानी कि 889 को कॉमन डिफरेंस, सबका डिफरेंस तो 7 7 ही होगा, 7 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद प्लस का 1 करते हैं। ठीक है, यानी इसमें n निकालने के लिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है और डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस का 1, तो 7 से कटाएंगे, 7 एक का 7, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, 127 प्लस का 1, 128 इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कितने प्रतिशत ब्याज दर पर कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग अगर धनराशि जो इसका मूलधन है उसको 1 यूनिट माने, तो वो 3 वर्ष में कितना हो जाता है 8 गुना, यानी कि 8 यूनिट ये बन जाएगा। टाइम कितना लग रहा है 3 वर्ष का। अब हमें चाहिए 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष का रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका घनमूल लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये 2 वर्ष का रेशियो रहता तो 1 वर्ष का निकालने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते, यानी कि वर्गमूल ले लेते। तो यहाँ पर घनमूल लेंगे तो 1 का घनमूल 1 आ जाएगा और 8 का घनमूल कितना आएगा 2 आएगा, तो ये हमारा जो रेशियो है ये 1 वर्ष का है। ठीक है, तो 1 वर्ष में अगर हम लोग देखें तो यहाँ 1 से 2 हो रहा है, तो सीधा सीधा 100% का यहाँ पर ब्याज मिल रहा है प्रत्येक वर्ष, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1 2 3 है, सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के मापों का अंतर ज्ञात कीजिए। तीनों को जोड़िए, 3 2 5 1 6 यूनिट हो रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये सीधा सीधा 30 गुना है, तो दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, बड़ा और छोटा का कितना है, 2 यूनिट का डिफरेंस है, तो 2 यूनिट का डिफरेंस कितना होगा, 2 को 30 से गुना करेंगे तो 60 डिग्री इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ता है। इनमें से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ठीक है, देखिए आप इसको जब
डिफरेंस बराबर करने लगेंगे तो ज़्यादा टाइम ये खाएगा, ठीक है। और इसको अगर कोना कोनी गुना भी करने लगेंगे तो भी ज़्यादा टाइम खाएगा, क्योंकि बड़ा बड़ा नंबर है। तो सबसे सिंपल तरीका यहाँ पर डिवाइड कर लिए, 11 से 6 को डिवाइड करिए तो ये कितना आएगा, पॉइंट 11 पचे 55 जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना बचा, 5 जाए, 11 चौके 44, यानी कि 0.54 आया, ठीक है। इसका निकालिए तो पॉइंट कितना आ जाएगा, 130 बना, 18 से 126, एक ही अंक तक रहने दीजिए। इसका 150, यानी कि ये आ जाएगा पॉइंट 6 बार में ये जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कितना जाएगा, पॉइंट के बाद 190 बना, 36 पंचे 180 होता है। उसके बाद 10, 36 दिया 108 नहीं जाएगा, 36 दूना 72 जाएगा, ठीक है, 0.52। उसके बाद आपका है 5/6, ये कितना आ जाएगा, ये पॉइंट 6×7=42, 6×8=48, यानी 0.8। सबसे छोटी वाली पूछ रहा है यहाँ पर, तो छोटी वाली देखने से हमको ये नज़र आता है 0.52। ये किसका था, ये 19/36 का था, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, आंकड़ों के निम्नलिखित समूह के माध्य और माध्यिका का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये आरोही क्रम में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो माध्यिका कौन सा हो जाएगा, कितने पद है इसमें, 7 है, यानी कि प्रेक्षणों की संख्या यहाँ पर विषम है, तो बीच वाला पद जो है माध्यिका हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं माध्यिका कितना आ गया, 5 आ गया। माध्य निकालना है तो यही 5 हम लोग माध्य मान लेते हैं। अब डिफरेंस देख लेंगे, ये तो हट जाएगा, ये +3 है, ये भी +3 है, ठीक है। 5 हम लोग माध्य माने हैं, उसी से इसको तुलना कर रहे हैं। और यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -2 है, और यहाँ पर -1 है। तो 3 2 5 1 6 माइनस में आया, इधर 6 प्लस में आया, कुल मिला के इसका इफेक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो 5 ही इसका माध्य भी हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ के 7 से डिवाइड भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते, 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लेड के गोले से बनाई जा सकने वाली 1 सेंटीमीटर व्यास वाली लेड की गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें हम कई बार आपको बताएं, सिर्फ आपको त्रिज्या दे रहे हैं या व्यास दे रहे हैं, दोनों सेम ही होना चाहिए। अगर व्यास है तो दोनों में रहना चाहिए, अगर त्रिज्या है तो दोनों में वही रहना चाहिए। सिर्फ आपको छोटा वाला से बड़ा वाला का डिवाइड कर देना, यानी कि 16 को 1 से डिवाइड करेंगे और इसका क्यूब करेंगे, तो 16 का क्यूब कितना हो जाएगा, 40×96 होता है। आपको याद रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 में इसका आंसर है। आगे बढ़ते, 2430 रुपये की राशि को 3 व्यक्तियों ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि उनके हिस्सों में से क्रमशः 5, 10 और 15 रुपया कम करने पर शेष राशियों का अनुपात 3, 4, 5 है। सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इतना राशि कम करने के बाद ये रेशियो बन रहा है, तो हम लोग पहले ही इस राशि में से ये टोटल राशि घटा के बाकी राशि को इस रेशियो में बांट देंगे, बात वही होगा, ठीक है। तो हम लोग 2430 रुपया में से ये तीनों का हिस्सा में से कितना कम किया जाना, 5, 10, 15, कुल मिला के 30 रुपया पहले आप इसमें माइनस कर दीजिए, बचा कितना, 2400। अब ये 2400 रुपया को इस अनुपात में बांट दीजिए। तो 3 लोग हैं ना हमारे पास, ए, बी और सी है। इसका रेशियो क्या है, 3:4:5। सबको जोड़िए, कितना हो रहा है, 5, 4, 9, 3, 12 यूनिट हो रहा है। जबकि यहाँ पर टोटल धन इसको कितना मिलना है, 2400। 12 यूनिट का वैल्यू 2400, ये कितना गुना है, 200 गुना। तो सबका 200 गुना करिए, 3 का 200 गुना करेंगे तो ए का कितना आएगा, 600 आएगा। उसके बाद बी का 4 दूना 800 आ जाएगा। उसके बाद सी का 5 दूना 10, यानी कि 1000 आ जाएगा। सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो 1000 तो यहाँ से मिला, लेकिन यहाँ पर 15 रुपया पहले भी तो हम लोग घटा चुके हैं इसका हिस्सा, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो कुल मिला के सी का हो जाएगा 1015, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 में इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, मोहित के पास 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये और 500 रुपये के मूल्य वर्ग के नोटों के रूप में 13,000 की राशि है। 500 रुपये के नोटों की संख्या 10 रुपये के नोटों की संख्या के 25% के बराबर है, ठीक है। इस तरह से कहानी दे रखा है यहाँ पर। तो पहले हम लोग मूल्य वर्ग का नोट जो है वो लिख देते हैं। तो पहला क्या है, 10 रुपया वाला, तो 10 रुपया और 20 रुपया, उसके बाद 50 रुपया, फिर 500 रुपया का मूल्य वर्ग का नोट है इसके पास। सबको गोल घेरा से हम लोग घेर देते हैं। ये क्या है, ये नोट है, ठीक है। यहाँ पर लिख भी देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितने परसेंटेज का उपयोग हुआ, 25%, यानी कि 25% का फ्रैक्शन 1/4। उसके बाद 50% 2 बार, यानी कि 1/2, 1/2। तो कुल मिला के हम लोग जो शुरू करेंगे वो कहाँ से करेंगे, वो इनके गुणनफल से, 4 दूना 8 दूना 16 से, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है स्टार्टिंग में कि 500 रुपये के नोटों की संख्या 10 रुपये के नोटों की संख्या के 25% के बराबर है। तो 10 रुपये के नोटों की संख्या हम लोग ये मानेंगे 16। तो यहाँ पर 16 नोट है। अब इसका 25% होगा 500 वाला, तो 16 का 25% कितना, 4, यानी 500 वाला नोट जो है कितने हैं, 4 है। आगे 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 रुपये के नोटों की संख्या के 50% के बराबर है, यानी 16 का 50% है 50 रुपया वाला, यानी कि 16 का 50% कितना होगा, 8।
तो 8 नोट है 50 रुपया वाले। आगे क्या कह रहा है कि 20 रुपये के नोटों की संख्या 500 रुपये के नोटों की संख्या के 50% के बराबर है। तो ये 20 वाला जो है 500 पर है, कितना है ये 4 का 50%। यहाँ कह रहा है 4 का 50% कितना होगा, 2 होगा। यानी इस रेशियो में इसके पास नोट है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ आप क्या करिए, कुल राशि निकाल लीजिए। आप यहाँ पर कटा के छोटा भी कर सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। गुना करेंगे तो 10 रुपया वाला 16 नोट है इसके पास। टोटल कितना धन हो गया, 16 दहें 160 रुपया। उसके बाद 20 वाला 2 नोट है तो 40 रुपया हो गया। उसके बाद 50 रुपया वाला 8 नोट है तो 8 पंचे 40 रुपया यहाँ हो गया, ये 400 रुपया। उसके बाद 500 वाला 4 नोट है तो 5 के 20, यानी कि 2000 रुपया यहाँ पर हो गया। तो कुल मिला के कितना हो रहा है, 2400, 2400 और ये 2, यानी कि 2600 हो रहा है। जबकि वहाँ पर कितना दे रखा हमारे पास, एक्चुअल में जो राशि इसके पास 13,000 है। तो ये 13,000 के बराबर करेंगे। ये कितना गुना है, ये है आपको 5 गुना। ठीक है, 26 पंचे 130, उस पर 2 जीरो है, 5 गुना है। क्या पूछ रहा है, मोहित के पास कुल कितने नोट हैं। तो कुल कितने नोट बन रहे हैं, यहाँ पर जोड़ लीजिए रेशियो वाला, 16 2 18 8 26, 26 4 30। तो 30 का हम लोग 5 गुना करेंगे तो 150 नोट यहाँ पर निकल कर आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है वर्ष 2002 से 2004 तक किस गेम सेट का उत्पादन अधिकतम था। तो देख लेंगे हम लोग जोड़ के, 2002 से 4 तक, यानी कि ये 3 वर्ष का बात चल रहा है। तो इसमें ऑप्शन में जो नहीं उसको नहीं जोड़ेंगे। तो ऑप्शन में क्या नहीं है, ये मोनोपोली है, कैरम है, लूडो है और ये नहीं है। ठीक है, स्क्रेबल, इसको हटाइए। अब देखिए, अगर हम लोग शतरंज जोड़े तो कितना हो जाएगा, शतरंज कहाँ पर है, चेस, यहाँ तीनों को जोड़िए। ये 0, ये 2 बन गया, उसके बाद 3 2 5 9 14 बचा 1 2 1 3, यानी कि 342 हो गया यहाँ पर। मोनोपोली को कितना हो जाएगा, ये तीनों को जोड़ना है, इधर 300 और ये 60 10 70, 370 हो गया। और ये तो डबल डिजिट में है, आप जोड़ भी सकते हैं, नहीं तो ये सबसे कम है, अधिकतम वाला पूछ रहा है तो ये आएगा ही नहीं, हटा दीजिए इसको। और ये बचा हमारे पास, तो 5 11 8 19 और यहाँ पर 5 595। तो मैक्सिमम लूडो वाला है, तो लूडो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें वर्ष 2003 से 4 तक कैरम के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 3 से 4 कैरम कहाँ पर है, कैरम यहाँ पर। कितना का वृद्धि है, 5 का वृद्धि किसके ऊपर, 75 के ऊपर। तो 5/75 यानी 1/15, 6.66% होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2000 में मोनोपोली का उत्पादन लूडो के उत्पादन के कितने प्रतिशत के बराबर था। तो 2000 में मोनोपोली देखेंगे कहाँ पर है, 2000 में मोनोपोली यहाँ 90 है। ठीक है, और ये लूडो के उत्पादन पर पूछ रहा है, तो लूडो का 2000 में कितना है, 200 है। तो 200 का 90 कितना परसेंट है निकालना, तो 100% से गुना करेंगे। ये कटाएंगे 2 बार में, 2 से ये 45 बार में, तो 45% इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिए गए विकल्पों में से किन दो गेम सेटों के वर्ष 2004 में उत्पादन का अनुपात, ठीक है, और वर्ष 2000 के उनके अनुपात के लगभग बराबर था। तो देखेंगे, पहला सेट ऑप्शन में दे रखा है, चेक करेंगे स्क्रेबल और कैरम 2004 में क्या रेशियो बन रहा है। तो स्क्रेबल 150 है और कैरम कितना है, कैरम यहाँ पर है 65। तो 150 और 65, और इसी का निकालना है 2000 में, ये 2000 का ही है। ठीक है, ये 2000 ईयर का है। अब हम लोग निकालेंगे 2004 का। तो 2004 का यही दोनों का देखना है, स्क्रेबल 185 है और ये 80 है। तो 185, ठीक है, 185 और 80। अब यहाँ पर तुलना करना है तो हम लोग को इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से 13 गया, 5 से 30, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दूना 26, 13 तिया 39। इसको 5 से 16, 5 से ये 5 तिया 15, 37 पंजे 185। ठीक है, 16 37/16 आया, तो 16 से डिवाइड करेंगे, 16 दूना 32, 5 बचा, 16 तिया 48 आएगा, यानी 2.3 लगभग बराबर है। इसके बाद वाले डिजिट में चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बराबर है, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।